नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 88वीं कड़ी में हम आज से बातचीत करेंगे। ये आप इस बार जो विषय है चर्चा करने का वह है उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और जम्मू और कश्मीर राज्य की पंचायती राज व्यवस्था। ये सामान्य अवधारणा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब ये 370 ये लागू था तो जम्मू और कश्मीर में अपने व्यवस्था वो लोग खुद चलाते थे, अपने कानून खुद बनाते थे और उसके हिसाब से उनका चलता था। उनकी जो पंचायती व्यवस्था थी या कोई भी उनकी जो व्यवस्था है वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे और वही व्यवस्था लागू थी। ये बात सही है, लेकिन अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पंचायती राज व्यवस्था है, मैंने जब अध्ययन किया तो बहुत से राज्यों से उनकी जो वो पंचायती राज व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। एक तो बहुत ही उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया। कॉम्प्लिकेट का मतलब बहुत उलझाया नहीं है, साफ़ सुथरी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को समझना जरूरी है। और देखिए कितना, एक तरह से मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राज्यों के मुकाबले में उनकी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ज़्यादा आधुनिक हमको प्रतीत होती है। और पहला उनका कानून था 1958 में जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज ग्राम पंचायत राज अधिनियम। उसके बाद उन्होंने 89 में उन्होंने क्या किया कि 89 में उन्होंने एक दूसरा अधिनियम लिया है और जिसका नाम दिया कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज व्यवस्था। अब ये देखिए, नाम ही देने से उनको लगता है कि वो पंचायती राज व्यवस्था 1989। अभी तक जितने भी राज्यों में जो कानून हैं वो सब के सब नाम है पंचायत राज। लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर का ये उन्होंने जो कानून बनाया वो जम्मू एंड कश्मीर नाम दिया पंचायती राज व्यवस्था। इसमें ग्राम पंचायत स्तर के भी का भी प्राविधान किया, ब्लॉक स्तर के भी प्राविधान किया और जिले स्तर का काम किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, वैसे उन्होंने तीनों स्तर के पंचायतों के लिए उसमें व्यवस्था की। जबकि वो एक तरह से देखा जाए कि उसमें संशोधन वो नहीं आया था, 1992 वाला संशोधन उसमें आया नहीं था। उसके पहले ही उन्होंने 89 में ये व्यवस्था अपने अधिनियम में उन्होंने कर रखी थी। अब लेकिन उनमें ये जो व्यवस्था की उसमें थोड़ा सा जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का उन्होंने व्यवस्था की थी उसमें हम थोड़ा सा भिन्न था, जो कि आजकल है वो उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है हम विशेष रूप से हम उसकी यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। तो जो ग्राम पंचायत की जो है उसको वहाँ ग्राम पंचायतों को वहाँ बोलते हैं ये हल्का पंचायत। ये देखिए अपने उन्होंने कश्मीर में जो यहाँ ग्राम पंचायत बोलता है उसको हल्का पंचायत बोलते हैं। और जो हल्का मजलिस जो गांव सभा है उसको बोलते हैं हल्का मजलिस। तो अब दो चीज़ देखिए, गांव पंचायत को उन्होंने क्या नाम दिया, हल्का मजलिस, हल्का पंचायत, और उसकी गांव को और गांव सभा को दिया उनको ना। गांव सभा का जो नाम, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, दो चीज़ मैं बार बार बताता हूँ। तो ग्राम पंचायत का नाम उन्होंने दिया हल्का पंचायत और गांव सभा का नाम दिया उन्होंने हल्का मजलिस। तो ये एक अंतर जम्मू कश्मीर के पंचायती व्यवस्था में देखने को मिलेगा। दूसरा, ये इन्होंने जो ब्लॉक स्तर पर बनाया और जिला स्तर पर जो अपने उसी अधिनियम के अंदर बनाया उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना बात खाली कहेंगे कि जो जिले स्तर का, जिला पंचायत स्तर की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी उसमें उनके MP MLA और सब लोगों को नॉमिनेटेड लोगों की व्यवस्था बनाई थी। उनकी जिला स्तर की जो ग्राम पंचायत, वो जिला पंचायत थी, वो इलेक्टेड नहीं थी, वो नॉमिनेटेड थी। और कुछ बहुत सारे ऑफिस उसमें पहले से MP MLA इस तरह से जो ऑफिस होल्ड कर रहे लोग उनको मिला के वो बनाते थे, तो वो बनी रही। लेकिन जिसको कि बाद में जब 370 का संविधान में हटाया गया तो उसमें संशोधन लाया गया और वहाँ की भी जिला पंचायत उसी तरह से बन गई जैसे कि अन्य राज्यों में जिला पंचायत है, कि जितने भी सदस्य जिला पंचायत में रहेंगे, जिला स्तर के जो डिस्ट्रिक्ट, पहले था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड था और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग काउंसिल कर दिया, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर दिया।
तो उसका जो नाम इन्होंने उसमें जोड़ के अब कर दिया कि सभी जो है चुने हुए लोग उसमें जाएंगे। तो ये बदलाव जो आ गया। तो अब वहाँ भी बल्कि लगभग वैसी व्यवस्था है जैसे कि इन तरह से जिला स्तर की पंचायती व्यवस्था और ब्लॉक स्तर की और ग्राम स्तर की जैसी चुनी हुई व्यवस्था है वैसे ही है। और ऐसा इसलिए है कि 1992 में जो संशोधन हुआ संविधान में उसके अनुसार अब जम्मू एंड कश्मीर की भी वहाँ पंचायती व्यवस्था बन चुकी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके पहले ही ये संविधान में जो व्यवस्था रही थी उससे बेहतर व्यवस्था उनके पास पहले ही से थी। तो ये एक बड़ी बात है। सबके अंदर ये अवधारणा रहती है कि जम्मू कश्मीर में जैसे अपने ढंग से वो चला रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बेहतर व्यवस्था, और मैं समझता तमाम राज्यों से बेहतर व्यवस्था उन्होंने अपने यहाँ बना रखी थी। बस जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग काउंसिल को छोड़ दीजिए, प्लानिंग बोर्ड को, बाकी तो सब व्यवस्था उन्होंने बेहतर बना रखी। अब वहाँ जो ग्राम ये जो उनकी व्यवस्था है ये हल्का पंचायत में, तो ये है कि इसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 11 की व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश में 7 और 15 है, लेकिन वहाँ जो है 7 और 11 की व्यवस्था है। वो चुने के पंच जो है चुने जाते हैं। वहाँ उन्होंने जो रखा है कि एक गांव में अधिकतम मतलब 3500 पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में 4500, मतलब इससे ज़्यादा की ग्राम पंचायतें हल्का पंचायत नहीं होगी। मतलब उसकी आबादी 3500 और 4500 के बीच में, 3500 तक वो पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में 4500 की आबादी पर ग्राम पंचायतें स्थापित की। और मेंबर मैंने बताया कि 7 और 11। अब वहाँ जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है वहाँ उनको सरपंच बोलते हैं, और उसके बाद नायब सरपंच, दूसरा जो है उप प्रधान को नायब सरपंच बोलते हैं, और पंच बाकी जो सदस्य हैं उनको पंच बोलते हैं। एक अच्छी व्यवस्था है, और ये 89 के जो कानून था उसी में ये व्यवस्था उनके यहाँ आज चली आ रही है। ये आप इनका सबका जो प्रधान का भी चुनाव, जो पंच का सरपंच का चुनाव होता है वही सीधे गांव सभा के लोग करते हैं। मतलब जो गांव सभा उनकी जो है हल्का मजलिस, उसी के द्वारा पूरा उनका चुना जाता है। मतलब गांव में जितने भी वोटर हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले सब मिलकर चुनाव करते हैं। तो सब मिलकर चुनाव करते हैं। तो ये जो हल्का पंचायत के लोग हैं जितने उनके हैं सदस्य, वो भी वोटर वो मिलकर वो गांव सरपंच और चुनते हैं। लेकिन नायब सरपंच का चुनाव जो है वो पंच जितने हैं वो मिलकर नायब सरपंच का चुनाव करते हैं। तीसरी व्यवस्था उसकी मैंने जैसे आपको बताई कि पंचों को चुनाव भी क्षेत्रीय, जैसे कि यहाँ का होता है वार्ड से, उसी तरह वहाँ भी पंचों का चुनाव किया जाता है। तो उस मामले में बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था वहाँ है। सबसे वहाँ जो फंड है, जैसे यहाँ ग्राम निधि है, वहाँ हल्का पंचायत के नाम से उसकी निधि है, और उनको अधिकार है कि उनकी निधि है। और उनको भी जिस तरह से जो अधिकार, समान अधिकार उनको दिए गए हैं, वो उनको भी सारे उसी तरह से, जैसे यहाँ बहुत सारे अधिकार यहाँ दिए गए हैं, वहाँ भी लगभग उसी तरह से अधिकार है। प्रधानों को हटाने का, नो कॉन्फिडेंस मोशन हटाने का, वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन हटाने का जो अधिकार है, वहाँ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हटाने का अधिकार है। तो ये जो व्यवस्था है बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था वहाँ है, 2/3 बहुमत से ही हटा सकते हैं। अब वहाँ एक जो सबसे ख़ास बात है कि वहाँ ग्राम जो पंचायती अदालत भी है। जैसे हर गांव के लिए पंचायती अदालत, ये व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी कि हर गांव के लिए पंचायती अदालत बनाई गई है। तो ये एक विशेषता ये वहाँ की है कि हर गांव के लिए पंचायती अदालत की व्यवस्था बनाई गई है। ये पंचायती अदालत की जो व्यवस्था है ये एक बड़ा, ये भी मुझे किसी भी राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिला। उसमें क्या करते हैं कि गांव के पंचायत जो हल्का पंचायत है, वो हल्का पंचायत एक बार अपना
नॉमिनेट करती है लोगों को, और नॉमिनेट करके ये पैनल बनाती है। 10-15 लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका वो पैनल बनाते हैं, और वो पैनल उनको भेजते हैं अधिकारियों को, और जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है, सामान्यतः जिले उन्होंने सरकार जिनका अधिकारी नियुक्त कर दिया है उसको भेजते हैं, और वो अधिकारी 5 लोगों नॉमिनेट करता है। और ये जो है ये पंचायती अदालत, उस गांव की पंचायती अदालत बनी है, और उसकी जो वही प्रक्रिया है, जैसे कि प्रक्रिया में कैसे मुकदमा जो सचिव होगा वो प्रक्रिया बना हुआ है, और उसी को वो बार बार प्रक्रिया को जो है उसी से उन प्रक्रिया का मुकदमा चलने की एक लंबी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के हिसाब से मुकदमे चलते हैं। तो ये जो पंचायती अदालत है, ये जम्मू कश्मीर में ये बड़ा एक अच्छा व्यवस्था है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पर कई जगह न्याय व्यवस्था भी दी गई है, कई जगह सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मैं बार बार कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो सबसे घटिया स्तर का पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि उनको कोई विशेष न्याय पंचायती व्यवस्था, न्याय पंचायत वो भी खत्म कर दिया, कोई व्यवस्था और बाल न सुरक्षा की व्यवस्था, न कुछ व्यवस्था। तो इनके यहाँ उत्तर प्रदेश में और किसी के मुकाबले में बहुत राज्यों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बार बार मैं जब तुलनात्मक चर्चा करता हूँ तो ये बात हमारे सामने आती है और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपने देखा। अब क्या हुआ कि 2007 जब 19 में 370 आर्टिकल को हटा दिया गया, तो उसके बाद ये जो वहाँ जिला पंचायत DD बोर्ड था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको कि जिला पंचायत कहते हैं, तो उसमें मैंने जैसा भी चर्चा की कि वो पहले सबको नॉमिनेट करते थे, सभी नॉमिनेटेड कुछ थे, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, और MLA सब मिलकर सब बनाते थे। उसको उन्होंने ख़त्म करके कहा कि नहीं, 14 सदस्यों की अब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, जिला विकास परिषद होगा, और ये जिला परिषद जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने जिला विकास परिषद उसका नाम दिया। तो इसमें चुन के लोग आए। तो इसका चुनाव 370 आर्टिकल हटने के बाद ये कानून 2020 में संशोधन किया गया, और ये संशोधन के माध्यम से अब क्या हो गया कि वहाँ भी अब जिला परिषद के जैसे यहाँ की व्यवस्था है, उसमें चुन के 14 लोग जिला परिषद में हर क्षेत्रों से जाते हैं, और उनको आप कह सकते हैं कि वो DDC के, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जैसे अपने यहाँ जिला परिषद उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के सदस्य होते हैं। एक व्यवस्था वहाँ और भी है कि वहाँ जो प्रधान है, जिसको कि सरपंच कहते हैं, और नायब सरपंच हैं और पंच हैं, इन सब लोगों को वो एक अच्छा खासा ऑनरेरियम जम्मू एंड कश्मीर ने बना रखा है। और प्रधानों के लिए तो मतलब, या सरपंचों के लिए कहिए कि उनको 10,000 रुपया, और इनके लिए नायबों के लिए, वो पंचों के लिए 3,000 रुपया। तो ये इतना तो मैं कि अभी तक मैंने देखा किसी राज्य में इस तरह से व्यवस्था नहीं है कि प्रधान को इतना। उत्तर प्रदेश में अभी इस साल उन्होंने व्यवस्था किया, वो भी 3500 रुपया, पहले 500 था, फिर बढ़ा, मतलब अधिक 3500 रुपया प्रधान के लिए किया, लेकिन पंचों के लिए अभी भी नहीं यहाँ उन्होंने किया। और इतने नहीं, वहाँ पंचों के लिए वेतन भी है, और हर सिटिंग पर जो जितनी बैठक होगी, महीने में एक बार बैठक जरूरी है, तो जब बैठक भी होगी उसके लिए उन्होंने भी कुछ भत्ता निश्चित किया है। तो बिल्कुल जैसे विधायकों के लिए है, बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था उन्होंने एक गांव के लिए है। और उसी तरह से जो इनके लिए भी व्यवस्था कर रखा है, जो पंचायत के न्यायाधीश होंगे, जो उनके न्यायाधीश का मतलब ही न्यायाधीश ही मानिए, जो उनको पंचायती अदालत के जो सदस्य हैं, उनको भी उन्होंने एक तरह भत्ता निश्चित कर दिया है कि इतना भत्ता मिलेगा। तो इस तरह से वैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने बड़ा एक आधुनिक ढंग का अपना पंचायती सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में बना रखा था, और बना रखा है, पहले भी था और अभी बना रखा, थोड़े से संशोधन के बाद। अब ये तो उसे मैं जिक्र कर रहा था, जो 1920 में जब संशोधन हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में
डीडीसी के स्तर पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जिला परिषद का चुनाव हुआ। चुनाव में बहुत लोगों ने भागीदारी किया और एक तरह से उस समय जम्मू एंड कश्मीर में 2020 के बाद एक तरह से चुनी हुई ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक एक चुनी हुई व्यवस्था चल रही है और ये उन्होंने लागू किया। जबकि उस समय जब 319 के बाद तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो यूनियन टेरिटरी है इसमें वो केंद्र शासित राज्य है, लेकिन ये पंचायती राज व्यवस्था उसमें उन्होंने लागू कर दी। तो एक तरह से भले इसमें विधानसभा वहाँ सस्पेंडेड है, विधानसभा काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जो विलेज लेवल के जो कमेटियाँ हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, वो बाकायदे वह काम ये कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इलेक्टेड बॉडी भी जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रही है। ये लोगों को ये समझना चाहिए कि भले वो विधानसभा नहीं काम कर रही। तो ये चुनाव हुआ और चुनाव में सभी पार्टियों ने भागीदारी की और सभी भागीदारी में उनको अच्छा हिस्सा भी मिला। तो इस तरह से ये ग्राम पंचायती व्यवस्था के बारे में मैंने आपसे जम्मू एंड कश्मीर में आपसे चर्चा की। अब थोड़ा ये हम आ जाइए कि जो अब थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि जो अन्न जल संकल्प अभियान हम लोग का जो चल रहा है, और पिछली बार मैंने चर्चा किया था कि पूरे हम 4 जिलों में बलिया और से शुरू हुआ था, फिर गाजीपुर, आजमगढ़ और में ये अन्न जल संकल्प अभियान हुआ। तो आज मैं ये करने के बाद में आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप इसके बाद भी ये हम कुछ दिन के लिए रुक गया है, लेकिन अन्न जल संकल्प अभियान ये लगातार चलता रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें हम यही संकल्प भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप गांव सरकार लागू करिए, और अन्न जल को हाथ में लेके ही तो कहते हैं कि अन्न जल को साक्षी मानकर हम संकल्प लेते हैं कि आप गांव सरकार लागू करिए, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं आपको वोट नहीं दूंगा। ये संकल्प लिया जाता है और बताया जाता है कि गांव सरकार बनना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। और वैसे भी देखिए कि जब हम तुलनात्मक चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो अब पूरे प्रदेश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस संवैधानिक व्यवस्था में देखिए कि कितनी विरोधाभास है। किस तरह से इसमें संवैधानिक व्यवस्था में कोई कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, कहीं बेहतर व्यवस्थाएँ दी गई हैं, कहीं इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं दी गई। तो ये जो हम लोग इस तरह से गाँव सरकार की जो ये व्यवस्था दिए हुए हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो होता ना कि जो गांव सरकार के अपने जो पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था भी लागू नहीं कर पा रहा, तो कितना गांव की आप उपेक्षा है। अरे कम से कम जो जिन राज्यों की जो सबसे बेहतर व्यवस्था थी उसी को कम से कम उस पर विचार करते लागू करने के लिए। ठीक है, आप गाँव सरकार को पूरी तरह से नहीं लागू करिए जैसा कि हम लोग कहते हैं, लेकिन उसकी भी इनको कोई चिंता नहीं, कि किसी को इसकी परवाह चिंता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी मैं आता हूँ और इन गाँव के देख के हालात देख के मैं आता जब भी हूँ, तो एक पत्र जरूर लिखता हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, कि ताकि मुख्य क्षेत्र से अवगत करें। तो मुझे आश्चर्य इस बात क्या होता है कि कोई भी हमारे पत्रों का कोई उसका उनको आज तक किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया। मतलब एक्नॉलेजमेंट जिसको नहीं कहते हैं, सामान्य एक्नॉलेजमेंट, सामान्य कर्टसी होती है कि अगर कोई आदमी, कोई भी नागरिक देश का आपको पत्र भेजता है तो उसका आप एक्नॉलेजमेंट करिए कि आप धन्यवाद, आपका पत्र प्राप्त हुआ और हम इस पर विचार करेंगे। इसकी भी अब देश के इस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके कार्यालय से इसकी भी परवाह नहीं है। मतलब ये जैसे मैं कोई फालतू काम गाँव में घूम के कर रहा हूँ। शायद दुनिया के इतिहास में ये पहला होगा कि किसी संवैधानिक व्यवस्था को लागू कराने के लिए मैं गांव-गांव जा रहा हूं, बता रहा हूं, अखबारों में कह रहा हूं, मीडिया में कह रहा हूं, इनको चिट्ठी लिख के कह रहा हूं, और फिर भी ये एक संवैधानिक सरकार है जो उसको बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करती है। जैसे कि हमारा जो सारा का सारा ये बात है कहना, ये फालतू काम है। बस हम उनके एजेंडे को अगर कहें, उनका जो एजेंडा है इन पार्टियों का, चाहे मुख्यमंत्री का एजेंडा है, चाहे प्रधानमंत्री का एजेंडा है, चाहे उनका पार्टी का एजेंडा,
उसके बारे में हम बात करेंगे तब तो ये लोग उसको शायद तब सोचते होंगे, वो भी पता नहीं सोचते नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री का अपना एक दो चार लोगों का कोठरी हो, प्रधानमंत्री का अपना दो चार लोगों का कोठरी हो, उन्हीं को सुनते हों, पता नहीं, वो भी उनके भी अपने प्रतिनिधियों को सुनते हैं नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर आप उनके एजेंडे के अलावा आप अगर बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे, और उनका एजेंडा है नहीं गाँव सरकार लागू करना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि इनका एजेंडा इसलिए नहीं हो सकता कि अगर गांव सरकार लागू हो गई और गांव सरकार के सारी व्यवस्था, गांव सारा अधिकार जो संविधान ने दिया गांव वालों को दे दिया जाए, तो फिर इनकी नेतागिरी कहाँ रहेगी, और इनके साथ जो अफसर है वो क्या करेंगे, वो बैठ के वो झक मारेंगे। तो उनको तो लागू नहीं करना है, क्योंकि उसी गाँव में उनका सारा रोब गालिब करना है, उसी से वोट लेना है, उन्हीं को बेवकूफ़ बनाना है, उन्हीं को मुफ्तखोर बनाना है, उन्हीं को जैसे भी चाहे जैसे इस्तेमाल करना है। तो जब इतनी बड़ी आबादी उनके हाथ से निकल जाएगी जिनको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कभी लागू कर पाएंगे। तो इसलिए, लेकिन कम से कम न लागू करिए, लेकिन जो सामान्य शासन, क्या ये सरकार, भले आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो आपका राज नहीं है कि आपका अपना व्यक्तिगत राज है कि आपको चिट्ठी लिख रहा है तो उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। आपके एक सिस्टम है, वो सिस्टम, आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे, प्रधानमंत्री हट जाएंगे, तो जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो तो सिस्टम के अंग है, वो आपके तो नौकर है नहीं, तो सिस्टम के अंग है, सिस्टम का भाग है। आज आपका हुक्म चल रहा है, कल उनको दूसरे का हुक्म मानना पड़ेगा। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को आपके सामने रख के और आपसे निर्देश लेके उसका जवाब दें, लेकिन उनको परवाह नहीं है। तो क्यों? इसलिए नहीं परवाह है कि उनको भी एक तरह से वो भी एक बर्बाद हो चुके हैं। वो भी जिस तरह से वो भी जो सत्ता सरकार रहती है उसी के एजेंडा को चलाने में लगे रहते हैं, उनको भी नहीं परवाह है कि संविधान क्या कहता है, देश की व्यवस्था क्या है, तो ये उनको भी इसकी परवाह नहीं। तो ये हालात इस समय आप देश की ये जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये हम किसी व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो हम एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था आज बन गई है, और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव में बड़े बड़े लोकतंत्र के गुणगान गाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की महानता को उजागर किया जा रहा है, और लगता है कि ऐसा भारत में ये ऐसी चीज़ हो गई जो और दुनिया में कहीं नहीं हुई। और स्थिति ये है कि आपके एक नागरिक के अगर वो गांव जाके, गांव में रह के, गांव के लोगों से वार्ता करके, उनकी समस्याओं को सुन के आपको कुछ बताता है, तो उसकी भी परवाह नहीं है कि उसका जांच कराना है, उसको देख लें, और इस हिसाब से जो हो सकता है वो जो भी संशोधन करना हो करें या संशोधन ना करें। आप उसको रिजेक्ट कर दिए कि हमें संशोधन नहीं करना है, हमारी जो व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही, बहुत अच्छी चल रही है, यही कह दीजिए, तो लोगों को संतुष्ट हुआ। लेकिन ये बिल्कुल ये परवाह नहीं। तो मेरा ये कहना है कि भाई बार बार कहता हूँ कि देखिए, संविधान के हिसाब से देश को चलाएंगे तो ये एक बिल्कुल प्रवाह की तरह से ये देश आगे एक लोकतांत्रिक मूल्य बनाता चला जाएगा। क्योंकि संविधान के हिसाब से जब कोई व्यवस्था चलती है तो धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं है कि सारे संवैधानिक मूल्य पहले बन जाए। जब व्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसी तरह से एक तरह से मूल्य भी उसमें बनते जाते हैं, मूल्य स्थापित होते हैं। तो जब संविधान के हिसाब से सब काम करेंगे तो आप धीरे आगे बढ़ेंगे, और आप अपने ढंग से एक मूल्य भी बनाते चले जाएंगे, जिनको कि आपके पीछे जो पीढ़ियाँ आएंगी वो उसको फॉलो करेंगी। लेकिन संविधान के तो हिसाब से तो आपको चलना नहीं है। आपको तो अपनी जो समझते हैं कि जो सही है, जो अपनी व्यवस्था आपकी समझ में है, जितनी आपकी समझ, ये भी नहीं है कि आपकी समझ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं सोच सकता। जो आपकी अपनी समझ है उसी को आप समझते हैं कि बहुत अच्छी समझ है, तो उस हिसाब से आप चला रहे हैं। तो अब वो ठीक है, आपकी जितनी समझ है उसी हिसाब चलेगी। लेकिन जब आप आगे इसको चलाएंगे तो संविधान को के हिसाब चले ना, अपनी समझ, संविधान की जो समझ है उसको लागू करिए। आप संविधान के अलावा जो अपना जो समझ है वो लागू करेंगे तो संविधान स्थिति क्या होगी कि संविधान तो लागू हो नहीं रहा है। तो संविधान की जब लागू नहीं होगा तो संविधान के मूल्य कहाँ से स्थापित हो, और जब संविधान के मूल्य नहीं स्थापित हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको छोड़ नहीं जा रहा, कोई उनके लिए आदर्श नहीं छोड़ जा रहा, कोई उनके लिए मूल्य नहीं छोड़ जा रहा, कोई उनके लिए आप उदाहरण नहीं छोड़ जा रहे, तो वो उस चीज़ को और विकृत करेंगे। तो अभी आपको लगता होगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ पीछे की पीढ़ियों के लिए कुछ आप उदाहरण प्रस्तुत करके ही नहीं जाएंगे, कोई मूल्य ही नहीं देके जाएंगे, तो वो तो और जो जैसे होगा वो अपनी समझ है, वो अपनी समझ से चलाएंगे।
तो इसीलिए मैं ये बार ये बात को कोशिश करता हूँ कि देखिए, संवैधानिक व्यवस्था को आप की जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, और ख़ास करके जब आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस समय तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी संवैधानिक आदर्श है, जो संविधान के हमारे प्रेमबुल में, हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों में एक बहुत भारी आदर्श, जो हमारे संविधान का आदर्श है, वो डाल दिया गया, उसको स्थापित किया गया। तो जो वो आदर्श जो स्थापित कर दिए गए हैं, तो उन आदर्शों को हिसाब से आप अपने और दायित्व का निर्वाह करिए, और अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे तो एक अब आने वाले पीढ़ियों के लिए आप एक मार्ग बनाते चलेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को अंधकार में झुकते जाएंगे। और फिर क्या होगा कि इतनी मुश्किल से, इतने श्रम से जिस आदर्श को बनाने के लिए संविधान की रचना की गई, जिस आदर्श को स्थापित करने संविधान की, वो एक तरह से धीरे धीरे निरर्थक साबित होता जाएगा। तो ये सबके लिए ये मैं समझता हूँ कि समझने की बात है। और ये हम बार बार हम जिस व्यवस्था की जिक्र कर रहे हैं, वो एक तरह की संवैधानिक व्यवस्था है, और उस संवैधानिक व्यवस्था को जितना जल्दी हो उसको पूरी तरह से लागू करिए, और देखिए कितना फिर देश का आसान हो जाएगा। आज तमाम तरह के जो विकृतियाँ आ रही हैं, उसी नाते हैं कि आपने 1 अरब लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको कुछ करने को दिया ही नहीं। अब 1 अरब लोगों को आपने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए नहीं देंगे, तो जो आपके लोग हैं जो व्यवस्था चला रहे हैं उन्हीं की तरफ देखते रहेंगे, और आपके लोगों में न इतनी योग्यता है, न क्षमता है, न उतनी दूरदर्शिता है, और न उनके पास जीवन कोई नैतिकता है, न कोई मूल्य है। तो वो जो अगर वो भी रहता कि ये लोग, आपके जो लोग हैं बड़े नैतिक होते, बड़े मूल्यवान होते, बड़े दूरदर्शी होते, तो हो सकता था कि चीज़ें बदल देते। लेकिन अगर जो जितना योग्य और मूल्यवान है वो तो दिख रहा है देश में, चाहे कितने योग्य और मूल्यों पर काम करते हो, कितने नैतिक हैं, तो पूरा देश देखता चला जाए। तो इसलिए 1 अरब लोगों की आप उपेक्षा करके, मैं नहीं समझता कि आप इस देश को, जो देश की जो संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक आदर्श हैं, उसको आगे बढ़ा पाएंगे, और एक इतने बड़े देश को लोगों को खुशी और खुशहाल और संपन्न बना पाएंगे। तो और इसीलिए संवैधानिक निर्माताओं ने, तो संविधान के निर्माताओं ने आखिर में एक अधिकार दिया है, और गांव के स्तर पर की व्यवस्था चलाई जाए, तो उसके औचित्य को हम लोग को नहीं साबित करना, उन्होंने तो औचित्य साबित कर दिया। और संविधान में कोई चीज़ दी गई है तो कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं, उसको तो इसीलिए कि बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, और बहुत कुछ आगे के भविष्य को देख के, वर्तमान को देख के और भूत को देख के, तीनों स्थितियों को देख के वो संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाती है। तो उसकी जब उपेक्षा करेंगे तो दिन पर दिन मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए मेरा ये एक बार पुनः आप सबसे यही अनुरोध है, और हमारे जो इस व्यवस्था में बैठे हैं कि गाँव सरकार लागू जितना जल्दी हो उतना जल्दी लागू करें। और मैं अपने साथियों से कहूँगा कि अभी हम लोग जो अन्न जल संकल्प लगा रहे हैं, हम लोग गए थे बहुत गांव से, आपने देखा कि गांव में लोग खड़े होके और भारी संख्या में लोग अन्न जल संकल्प का अभियान में संकल्प ले रहे हैं कि अगर लागू नहीं हुआ तो हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। तो एक आप लोगों से ये भी निवेदन है कि अब आप लगातार इस अभियान, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी सभाएं करके और तब ये संकल्प लें। थोड़े लोग, 2-4 लोग भी अगर संकल्प लेते हैं तो उनको आप संकल्प दिलाइए, उनको बताइए गांव सरकार के बारे में, और उनसे कहिए कि आप संकल्प लें, और उनको आप सोशल मीडिया पोस्ट करिए कि देखिए ये लोग गांव सरकार के लिए बनाने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान ले रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर गांव सरकार नहीं बनाएंगे तो हम उनको 2024 के लोकसभा वोट नहीं देंगे, यही तो कहना है। तो ये अगर व्यक्तिगत स्तर पर भी एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होना चाहिए। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ कि जब एक गांधी जी ने सत्याग्रह की बात की थी, तो एक समय आया कि गांधी जी ने कहा कि अब हम सामूहिक सत्याग्रह तो करते हैं, वो करते ही रहेंगे। अब वो सामूहिक सत्याग्रह में बहुत पुलिस वो दिक्कत पैदा कर रही है, उस समय अंग्रेजों ने बड़ी दिक्कत पैदा कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का आप जानते हैं कि विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं किया कि जो देश में जो जहाँ है वो एक तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह करे देश की आज़ादी के लिए।
तो उसी तरह से मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये मीटिंग और सभा और सामूहिक संकल्प तो चलते रहेंगे। लोग जो जहाँ हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी ये हाथ में अंजलि लेकर कहें कि अगर गांव सरकार लागू नहीं होती है तो हम लोग आदरणीय मोदी जी को 2024 में वोट नहीं देंगे, और ये आने जल का साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। तो और उसको अपना सोशल मीडिया पर डालें, पोस्ट कार्ड लिखें। ये भी हम लोगों ने कह रखा कि आप पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखिए कि आप गांव सरकार लागू करिए। तो पोस्ट कार्ड लिखना, व्यक्तिगत रूप से अन्न जल संकल्प लेके साक्षी मानकर संकल्प लेना और इसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट करना, तो इससे ये हम लोग की बात जो है, ये कि संवैधानिक जो व्यवस्था गांव सरकार की है, ये बात पूरे देश में फैलेगी। और मैं निश्चित रूप से अगर ये फैलेगी तो जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं वो स्वेच्छा तो नहीं लेकिन मजबूर होकर उनको गांव सरकार की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। और गांव सरकार की व्यवस्था जब लागू होगी तो केवल गांव का लाभ नहीं होगा, फिर ये देश ही बहुत सशक्त हो जाएगा और ये देश अपने दुनिया में एक मॉडल बनेगा। गांव में तो अपना मॉडल बनेगा ही, ये देश भी अब दुनिया के लिए मॉडल बनेगा। और जो हमारा भारत के जिस तरह से हम देना चाहते हैं कि विश्व को मार्गदर्शन करेगा, वो स्थिति भारत में बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी भारत को आप विश्व को मार्गदर्शन वाला देश कभी भी नहीं बना पाएंगे। और न इस देश के लोगों की गरीबी खत्म कर पाएंगे, न इस देश की इतनी भारी संख्या में 1 अरब लोगों को न संपन्न बना पाएंगे, न उनको स्वतंत्र बना पाएंगे और न उनको खुशहाल बना पाएंगे। ये आप निश्चित जान लीजिए। लेकिन जैसे गांव सरकार बनेगी, आप देखिएगा ये धीरे धीरे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि गांव के लोग स्वतंत्र होंगे, संपन्न होंगे और खुशहाल होंगे, और देश भी एक बहुत ही मजबूत और दुनिया में को मार्गदर्शन करने वाला देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।